MAMSC सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लास में न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और आजकल डिज़ाइनिंग के विषय में पढ़ रहे हैं कि कोई भी कार्यक्रम जब हम न्यूट्रिशन एजुकेशन का कम्युनिटी के लिए आयोजित करते हैं या तैयार करने जा रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 7 मुख्य चरण हैं जिनको स्पेशली याद रखने की आवश्यकता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है, जिन लोगों को न्यूट्रिशन एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत पढ़ाने जा रहे हैं या जिन्हें हमें पढ़ाना है, उनके बारे में हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ले लेनी चाहिए, यानी उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि किसी भी कम्युनिटी का यदि हम निदान करना चाहते हैं, यानी उस कम्युनिटी से हम उनके बारे में पहले जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ हम कोई भी पोषण कार्यक्रम चलाने जा रहे हैं तो माताओं को पोषण के संबंध में अधिक अच्छे उपाय अपनाने की आवश्यकता का सबसे पहला स्टेप है उन्हें विश्वास दिलाना कि जो भी पोषण शिक्षण देने वाले को पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि लोग किसी विशेष प्रकार का आहार क्यों लेते हैं, इसके संबंध में या भोजन की क्या लागत है, उपलब्धता क्या है, खाद्य पदार्थों के बारे में उनके अंधविश्वास क्या हैं, और भोजन पकाने के लिए जो माताएं हैं समुदाय में, उनके पास उपलब्ध समय कितना है और साधन कौन कौन से उपलब्ध हैं। ऐसे लोगों की पहचान कर लेना बहुत आवश्यक है जिन्हें पोषण शिक्षा के संबंध में विशेष रूप से परामर्श देना आवश्यक है। सामान्य रूप से सारे समाज और विशेष रूप से शिशुओं, बालकों, गर्भिणी स्त्रियों और दूध पिलाने वाली माताओं के स्वास्थ्य और आहार के सुधारने के लिए पहला कदम ये जान लेना है कि वह समाज किस प्रकार का है, किन लोगों को सिखाया जाना है। उनको भलीभांति समझने के लिए उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो कहाँ रहते हैं, उनकी इनकम कितनी है, वो किस प्रकार का आहार लेते हैं, क्या उनका आहार बैलेंस्ड है या कमी से भरा हुआ है, क्या उनके आहार में कोई परिवर्तन की आवश्यकता है और यदि है तो किस प्रकार के परिवर्तन। भोजन के बारे में हमको उनके रीति रिवाज क्या हैं, क्या गर्भिणी और दूध पिलाने वाली माताओं को गर्म और ठंडे या विशेष प्रकार के आहार दिए जाते हैं या नहीं। इन सारी बातों के बारे में जानकारी पहले से जो भी न्यूट्रिशन एजुकेशन देने जाए उसको हो जानी चाहिए। जो दूसरा चरण होता है या स्टेप होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये बात आती है कि एक बार हम उन लोगों के बारे में पूरी जानकारी हमने प्राप्त कर ली जिन्हें हमें सिखाना है, अभी जो मैंने बताया। फिर अगला ये पता लगाना कि उनके व्यवहार में परिवर्तन लाकर पोषण संबंधी कौन सी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। और पोषण शिक्षण योजना व्यवहार के उन परिवर्तनों की सूची है जो अवश्य होनी चाहिए। तभी हम परिवारों को वे परिवर्तन सिखा सकते हैं जिनका हम चाहते हैं कि जो उनके व्यवहार में परिवर्तन लाए। कल मैंने कहा था ना कि KAP नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। नॉलेज यानी जानकारी उनकी बढ़े, एटीट्यूड उनका दृष्टिकोण बदले और उनके व्यवहार में परिवर्तन आए। तो हमें ये सारी बातें भी जानना ज़रूरी है।
पोषण शिक्षण योजना का जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक इस किताब को जब आप ऑफलाइन में हों तो बिहेवियर चेंज के बारे में, कैसे बिहेवियर चेंज हो सकता है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। बच्चों को जैसे 4 एग्ज़ाम्पल हैं कि बच्चों को 4 महीने की आयु में पूरक आहार मिलना चाहिए। 4 महीने की आयु में पूरक आहार का मतलब सप्लीमेंट्री फूड उनको मिल जाना चाहिए। तो माताएं जहाँ तक हो सके अपना ही दूध पिलाएं, यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। ये संक्षिप्त नेम है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं उनको लंबा लंबा ना कहकर छोटी बात में, छोटे में लोगों को समझाना माताओं को, ताकि उनको अच्छे से याद भी रह सके। जब कोई बात छोटे में की जाती है तो बात ज़्यादा याद रहती है और समझ में भी आती है। माताओं को ये समझ लेना चाहिए कि बढ़त चाढ़ किस लिए होता है, वे उसे संभाल कर रखें और जब भी अस्पताल या दवाखाने में आएँ उसे अपने साथ लाएं। बढ़त चार्ट का मतलब होता है ग्रोथ चार्ट, जो ग्रीन वाला कार्ड होता है, वाइट एंड ग्रीन, जिस पे टीकाकरण की भी विस्तृत जानकारी लिखी होती है। माताएं बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए टीके लगवाएं और उन्हें पता होना चाहिए कि टीके किस लिए हैं। इसको कहते हैं बीमारियों से बचाने के टीके, या शॉर्ट में कहते हैं इम्यूनाइजेशन। जब बच्चों को दस्त लगे हों तो उन्हें पानी में नमक, नींबू, चीनी का घोल दें, यानी डायरिया या अतिसार की बात हो रही है। तो ये पोषण शिक्षण योजना कुछ पाठों की सूची मात्र में है, संपूर्ण योजना में नहीं है। तो जो शिक्षक हों अब उन्हें ये फैसला करना चाहिए कि उनको पाठ क्या पढ़ाया जाए, ताकि और क्या लिख के देना चाहिए। उनको ज़्यादातर देखो वो पढ़े लिखे, तो जैसे रूरल कम्युनिटी है तो वहाँ एजुकेटेड कम होते हैं, तो ऐसी स्टेप में उनको ज़्यादातर चित्रों के माध्यम से कोई भी बात समझाई जा सकती है। और अगर रिटन मैटर दिया जाता है तो वो समझ नहीं पाते हैं और याद भी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे कम हैं। लेकिन चित्रों के माध्यम से यदि हम किसी पाठ को समझाते हैं तो वो याद भी रहता है, उससे नॉलेज भी बढ़ती है और उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है। जो तीसरा स्टेप है, जिन्हें हम पढ़ाते हैं हमें उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। मैंने आपको ये बताया है कि आप जिस भी कम्युनिटी में न्यूट्रिशन एजुकेशन देने वाले ट्रेनर जाएं, वो निश्चित रूप से उस कम्युनिटी के लैंग्वेज को पहले तो फॉलो करें। जैसे वहाँ भोजपुरी बोली जाती है तो भोजपुरी में बात करें। अगर आप उनके साथ भोजपुरी या उनके लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो वो आपको अपना दोस्त समझते हैं, फिर उन्हें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं लगता। यदि बाहरी व्यक्ति समझते हैं तो वो कोई भी बात सुनते नहीं हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, एक बार हम पोषण शिक्षण योजना बना लें तो हम इस बारे में और अधिक सोच सकते हैं कि उन परिवारों को अपना व्यवहार बदलने के लिए किस प्रकार का हमें व्यवहार करना होगा। यदि लोग आपको अपना मित्र मानते हों तो इस बात की अधिक संभावना है कि वे आपसे अधिक सीख सकते हैं। ये कई रिसर्चर्स ने ये बात बताई हैं और न्यूट्रिशन एजुकेशन का ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है किसी भी एजुकेशन का, कि जब भी हम किसी को एजुकेट करें, छोटे से बच्चे को भी, तो हमें उसके साथ मित्रवत पहले व्यवहार करना होता है। यदि हम उससे डराते धमकाते हैं तो वो शिक्षा से विमुख हो जाता है, उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। तो धीरे धीरे करके हम बच्चे को भी मोटिवेट करने के लिए काम करते हैं। तो इसलिए जब भी हम फील्ड में एजुकेशन देने का काम करें तो जो फील्ड के लोग हैं जिनके लिए हम एजुकेशन देने का कार्यक्रम करने जा रहे हैं उनको हम अपना मित्र बनाएं। इसलिए जब भी माताएं सीखने के लिए आएँ तो सबसे पहले तो उन्हें नमस्कार करना चाहिए। नमस्ते बहनी, का हाल चाल बाय, और कैसन हो आप लोग। अगर हम इस तरह से बोलते हैं तो मित्रता, विनयशीलता और सम्मान का व्यवहार दिखता है। कभी भी
दबंग होकर उनके सामने ना खड़े हैं। हम आयल है तो हमार बात सुनबू कि नहीं, ये तरीका नहीं है। विनम्र होना चाहिए, भाषा बहुत मधुर होनी चाहिए और मित्रवत होनी चाहिए। किसी भी माता को औरों के सामने डांटिए नहीं कभी भी। तुमको आता नहीं है, तुम सुन नहीं रही हो, ये सब बिल्कुल नहीं। सुन ला हमार बतिया तो के भी समझ में आई जाए। अगर समझ लेबू तो तोरे काम आई। अगर इस तरह से बात करें और वो थोड़ा सा भी काम करें, उनसे कराएं, तो उनकी जो तारीफ़ है वो ज़रूर करें। तारीफ़ सुनना तो हर एक को अच्छा लगता है। जैसे स्टूडेंट्स, मैं भी बीच बीच में आपकी तारीफ़ करती रहती हूँ और कहती हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे हो और इसी तरह आगे बढ़ते रहो और सबको करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो वो स्टूडेंट्स फूल जाते हैं, खुश हो जाते हैं और अच्छा काम करते हैं। ये तो सभी को अच्छा लगता है। चौथा जो स्टेप होता है, लोग क्या चाहते हैं, ये भी वे किस मामले में बहुत गंभीर हैं, किस में नहीं, इसका पता लगाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जब भी हम लोग रूरल कम्युनिटी में जाते हैं तो तू सरकारी आयल आदमी हो का देबू, हमें अच्छा नौकरी दे देबू, खाना पीना राशन हमके फ्री में मिली का दे आयल हो, तब हम तुम्हार बतिया सुनब। तो लोग क्या चाहते हैं, आप बात करके पहले जो भी एजुकेटर हो उससे पहले बात करनी चाहिए, उससे उनको समझना चाहिए। और जब वो उनकी बातों को समझ ले तो धीरे धीरे करके उनके अंदर, उनके दिमाग में प्रवेश करना चाहिए। यानी अपनी बात को समझाने के लिए पहले अपना रास्ता बनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो चरण है वो है कि उनकी समस्याओं का समाधान करना, जो वो चाहते हैं उन्हें मिल सकता है, ये बताना, आश्वासन देना। जैसे गांव में सपोज़ पानी साफ़ नहीं आ रहा पीने का, तो जो भी पास के इलाके के सबसे पहले ग्राम प्रधान से आप मिलने के लिए उनके सामने कहिए। ग्राम प्रधान से मिलकर इस समस्या को ग्राम लेवल पर सुलझाया जा सके। यदि ग्राम प्रधान आनाकानी करता है तो ऊपर के एरिया में जा कर के उनकी समस्या का समाधान ढूंढे। तो ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो उनकी समस्या का जब हम समाधान करने की बात सोचते हैं तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, अब हम तुम्हारी बात सुना हैं। तो ये जो बात है, इसमें कई सारे किताब में एग्जाम्पल दिए हैं कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड एग्जाम्पल दिए हैं। फिर स्वास्थ्य शिक्षा का रिकॉर्ड रखना, जो हेल्थ कार्ड होता है वो संभाल के रखें। इम्यूनाइजेशन कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, और आजकल तो वैक्सीनेशन हो रहा है कोविड-19 का टीकाकरण, तो जो भी उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है उसे बहुत संभाल कर रखें। हो सकता है ये सर्टिफिकेट उनके लिए बहुत बहुमूल्य हो, क्योंकि इसी से आइडेंटिफाई होगा कि जिन लोगों ने टीकाकरण करा लिया है, एक तो कितने लोगों ने कराया, और फिर वो टीकाकरण कराए हुए हैं। तो अगर खुदा न खास्ता थर्ड वेव आती है या हम लोग और परेशान होते हैं तो उसमें केसेस को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। तो रिकॉर्ड्स तो रखने चाहिए, क्योंकि इससे हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस दोनों का पता लगता है। लास्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, इवैल्यूएशन का। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षण का मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि हम पहले पता लगाएं कि हमारी स्वास्थ्य शिक्षा किस प्रकार से चल रही है। ये जब चल रही है तो इसको हम सर्वाइलेंस कहते हैं, यानी निगरानी रखना। क्या लोग निगरानी रखना मतलब उस पर वॉच करना, ध्यान देना कि हमारा जो कार्यक्रम रोज़ रोज़ हम जाके कर रहे हैं क्या वो ठीक चल रहा है, क्या वो सक्सेसफुल होगा, क्या लोग वही कुछ कर रहे हैं जो हम चाहते हैं या जो हम सिखाना चाह रहे हैं। एक तरीका तो यह है कि आप उनके घरों में जाकर प्रश्न पूछें। जो आपने पोषण शिक्षण योजना बनाई है उनकी आप एक टूल डेवलप करें, एक शेड्यूल बनाएं, एक अनुसूची तैयार करें जिसमें पूछ कर लिख लें। तो वो क्वेश्चन उन्हीं से, जो पोषण शिक्षण कार्यक्रम चला है
उसमें KAP प्रणाली के ऊपर बेस्ड होने चाहिए। मतलब कुछ क्वेश्चन जानकारी के हों, कुछ क्वेश्चन दृष्टिकोण परिवर्तित होने वाले हों और कुछ क्वेश्चन उनके व्यवहार परिवर्तित हुए हैं कि नहीं व्यवहार में, इसको जानने के लिए होने चाहिए। तो जब हम क्वेश्चंस के आंसर ले लेते हैं तो इससे हमें क्लियर हो जाता है कि वो पोषण शिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है या नहीं चल रहा है, चला या नहीं चला, और परिवार ने क्या कुछ किया, कुछ करना चाहता है या उसने जो सीखा है उसको अपने व्यवहार में अमल करेगा। इसका मतलब है कि आपका प्रयत्न, अगर आपको आंसर पॉजिटिव मिलते हैं तो ये समझ में आता है मूल्यांकन के समय कि आपका प्रयास सफल रहा, और इस पर आपको निश्चय रूप से खुशी होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो सावधानी से सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको अपने अध्यापन के तरीके में कुछ परिवर्तन करना पड़े, क्योंकि जब आप सब चीज़ों को नहीं सिखा पा रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा चेंज करके देखें, शायद आपकी बात और अच्छी तरह समझ में आए। लेकिन निराश नहीं होना चाहिए जो भी एजुकेटर हो, क्योंकि लोगों को अपना व्यवहार बदलने में समय लगता है। एक तो ज्ञान प्राप्त करने में भी समय लगता है, दृष्टिकोण बदलने में और व्यवहार बदलने में तो बहुत लंबा समय लगता है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है जो मूल्यांकन में हो रहा है। सेल्फ इवैल्यूएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट्स, आगे जो चैप्टर है वो तो प्रॉब्लम्स का है, वो आपको इसमें एक पोर्शन और बचा है जिसको मैं बता दूंगी, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फ्राइडे सैटरडे अभी ये 2 दिन क्लासेस हैं तो ये होंगी, और फिर उसके बाद मंडे एक लास्ट क्लास फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वाला जो चैप्टर है उसमें थोड़ा सा बताना है। फिर आपका लगभग नहीं, पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और जिन भी क्वेश्चंस जिन स्टूडेंट्स के हों और क्वेश्चन मॉडल पेपर मैं कोशिश करूँगी कि पब्लिक न्यूट्रिशन के आपको ऑनलाइन सर्कुलेट कर दूँ, तो आप व्हाट्सएप पे ज़रूर व्यू करिएगा। आज लाइब्रेरी से लेकर के मैं आपको सबमिट करूँगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।